आपने तो सुना ही होगा कि बिहार में सब चलता है। ब्रिज चोरी हो गई, चोरी की सीना चोरी, बिहार में पुल चोरी। अरे चलता है, नौकरी नहीं मिली। Unemployment rate in Bihar is almost 47%. हाँ तो सबको थोड़ी मिलता है। बिजली नहीं है, कभी कभी तो 2 दिन तक बिजली नहीं आती है। अब तो आदत हो गई है। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसी ही आदतें अब लोगों को महंगी पड़ रही, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हाल ही में शुरू हुए बिहार में मेट्रो। इसको लोग अभी से ही गंदा करना शुरू किए, प्लस गुटखा खा कर थूक रहे हैं। अब इससे बिहार की छवि सुधर तो नहीं जाएगी, चाहे बिहार की विकास हो या सिविक सेंस। दोनों ही मामलों में बिहार मात्र एक मजाक बनकर रह गया। ये राज्य एक मीम राज्य बन के रह गया। और इसका जड़े में इस तरह हाथ घसने से ना गिट्टी चिट्टी, अगर आपको गिट्टी का जरूरत है तो आइए। चाहे पर कैपिटा इनकम की बात या ह्यूमन इंडेक्स की, बिहार हर डिपार्टमेंट में पीछे रह गया। पर ऐसा कैसे हुआ, और बिहार के लोगों को असल मायने में क्या चाहिए, उन्हें अपने नेताओं से क्या पूछना चाहिए, इसको जानने के लिए हमें ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जैसा आप जानते हैं कि बिहार का इतिहास बहुत ही विशाल रहा है। बिहार का पुराना नाम मगध था, जिसमें मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी जैसे साम्राज्यों को जन्म दिया। पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था, वो मौर्य डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था। जिस डेमोक्रेसी की आज हम पूरे देश भर में चर्चा करते हैं, वो बिहार के वैशाली में 600 ईसा पूर्व से ही प्रैक्टिस की जाती थी। 17 सेंचुरी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना एक पहला फैक्ट्री लगाया, क्योंकि यहाँ का सल्फेट यूरोप में गन पाउडर बनाने के काम में आता था। फिर 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार, उड़ीसा और बंगाल में पूरा अपना कंट्रोल ले लिया, और यहीं से शुरू हुआ बिहार का डिक्लाइन। जितने भी ट्रेड रूट्स थे वो सारे के सारे कलकत्ता में शिफ्ट कर दिए गए, और बिहार सिर्फ एक सप्लायर तक सीमित रह गया। 1912 में बिहार भले ही बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था, मगर तब तक जो भी इंडस्ट्रीज थे वो ठप पड़ चुके थे, और इसी के बाद शुरू हुआ माइग्रेशन का सिलसिला, जो आज तक बिहार का एक वास्तविक सच बन चुका है। और ऐसी स्थिति आजादी के बाद भी नहीं बदली। आजादी के बाद आ गई बिहार में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसके तहत सरकार का कहना था कि हर राज्य को इक्वल दाम पर रॉ मटेरियल मिलेगा, चाहे कोयला झारखंड का हो या उड़ीसा का। और इसके बाद ही इंडस्ट्रीज दूसरे राज्यों में शिफ्ट होना शुरू हो गई। शुगर इंडस्ट्री, जो एक टाइम पर जोरों शोरों से चल रही थी, 33 मील से घटकर सिर्फ 10 तक में सिमट के रह गई। टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी धीरे धीरे खत्म होती गई, और देखते ही देखते 1970 तक बिहार के लिए बस राजनीति ही बची। और 80 का दशक तो आपको याद ही होगा, जब बिहार को बीमारू स्टेट का टैग दे दिया गया। बीमारू मतलब बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये राज्य जहां डेवलपमेंट का स्तर सबसे कम था। और यही दौर था जब बिहार के लोग पलायन करने लगे। लोग रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब और गल्फ कंट्री जाने लगे। 1990 तक बिहार में गरीबी और क्राइम अपने पीक पर थी, और 2000 तक तो बिहार का पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से 1/3 हो चुका था। इस साल झारखंड भी अलग हो गया, जिसके साथ कोयला, स्टील, बॉक्साइड और अन्य खनिज पदार्थ भी बिहार के हाथों से चले गए। 2005 में जहां पॉवर्टी 54% था, 2012 में वो 33% तक आ चुकी थी। लेकिन इंडस्ट्रीज वहां अब भी नहीं आई, क्योंकि बिहार के पास इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इकोसिस्टम नहीं था। 2020 के आसपास बिहार का पर कैपिटा इनकम 32,000 था, वहीं नेशनल एवरेज 1,14,000 के आसपास था। यानी बिहार की जो डेवलपमेंट की गति थी वो साइकिल से भी धीमी चल रही थी। बिहार में ये पूरा सिस्टम 70 साल में धीरे धीरे करके डिजाइन हुआ। आजादी के बाद बिहार में कुर्सी की लड़ाई अपर कास्ट के लैंडलॉर्ड से शुरू हुई, फिर धीरे धीरे अलग अलग कास्ट ग्रुप्स ने अपनी पार्टी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बनाई। मगर एक चीज उन सब में कॉमन थी कि पावर का इस्तेमाल पब्लिक सर्विस के लिए कम, बल्कि कुर्सी बचाने के लिए ज्यादा किया जाता था। हर टेंडर, हर ब्रिज, हर कॉन्ट्रैक्ट में एक कट फिक्स था, और अब जब हर डील में कमीशन होगा तो क्वालिटी कहां से बचेगी? बात तो सही है। अब आपको चारा घोटाला तो याद ही होगा। 1990 का वो बिहार जहां जानवरों के चारे तक का पैसा को लूट लिया गया। ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, कॉन्ट्रैक्टर, इन सब का एक नेटवर्क था। टॉप डाउन लेवल पर भ्रष्टाचार नॉर्मलाइज हो जाए तो नीचे तक बस एक चेन रिएक्शन होता है, और इसका असर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दिखता है। 2022-23 के दौरान एक के बाद एक सारे ब्रिज कोलैप्स होने लगे थे। सिर्फ 17 दिन के अंदर 12 ब्रिज कोलैप्स कर गए, और सबसे बड़ा एग्जांपल था सुल्तानगंज का गंगा ब्रिज। 1700 करोड़ के लागत का ये प्रोजेक्ट, जो 2022 में एक बार गिरा और 2023 में दोबारा। और आयरनी ये थी
कि प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट भी नहीं हुआ था। इंक्वायरी में पता चला कि लो क्वालिटी मटेरियल्स यूज किए गए थे, डिजाइन स्पेक्स को फॉलो नहीं किया गया और नींव तो इतनी कमजोर थी कि एक बार बाढ़ आते ही ढह गया। अब लोग कहते हैं कि बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो कैसे चलेगा। हाँ, उनकी बात भी सही है, क्योंकि बिहार का पॉपुलेशन अभी लगभग 12 करोड़ है, जो पूरे भारत के 10% के बराबर है। लेकिन वहां रहने के लिए जमीन मात्र 3%। सरकार के पास जो पैसा आता है उसका एक बड़ा हिस्सा पेंशन और सैलरी में चला जाता है। तो कह सकते हैं कि बिहार सरकार के पास बिहार के विकास के लिए बजट ही नहीं बचता है, और जहां विकास नहीं होगा वहां क्राइम रेट बढ़ना तो लाजमी है। बिहार में क्राइम रेट हमेशा से टॉप 3 पे ही रहा है। 2017, 18, 20, 22 हर साल बिहार दूसरे या तीसरे स्थान पर ही रहा, जबकि बिहार की 60% पॉपुलेशन 30 साल से नीचे की है। यानी बिहार एक युवा राज्य है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी है, और इसलिए हर इलेक्शन में नौकरियां ही सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स, यहां तक कि आप चाय के ठेले पे भी चले जाएं तो आपको यही सुनने मिलेगा कि हमें नौकरियां चाहिए, कस्में और वादे नहीं। युवाओं को सिर्फ रोजगार चाहिए, युवा के लिए बस रोजगार चाहिए। 2023-24 के सरकारी डेटा को देखें तो यूथ बेरोजगारी दर 10% से गिर गया था, जबकि यही 18 और 19 में 30% तक था। लेकिन जमीनी तौर पर क्या बदलाव हुआ? जब लोग जॉब ढूंढना ही छोड़ देते हैं तो टेक्निकली बेरोजगारी कम हो जाती है। इस बार बिहार के इलेक्शन में एक नया एंगल है वुमेन वोटर्स का, क्योंकि माइग्रेशन के कारण घर के आदमी बाहर जा चुके हैं और गांव के इलाकों में अब डिसीजन मेकिंग काफी हद तक महिलाओं के हाथों में ही जा चुकी है। अब उनका कहना है कि घर में पैसा लाने वाली सरकार चाहिए। अब देखते हैं कि इस इलेक्शन में कुछ बदलाव होगा या फिर ये उन्हीं वादों में सिमट कर रह जाएगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिमांड है बिहार में जॉब्स का। आज के डेट में लगभग 3 करोड़ जॉब सीकर्स हैं। कैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है अपना ही देश छोड़ के, अपना ही घर छोड़ के एक दूसरी जगह नाम बनाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिहार में कोई फैक्ट्री ही नहीं है और स्टार्टअप इकोसिस्टम तो बस एक नाम का है, और कॉलेज प्लेसमेंट्स भी ना के ही बराबर होते हैं। इससे यूथ खफा भी है और गुस्सा तब बढ़ जाता है जब कोई पेपर लीक हो जाता है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दूसरा डिमांड है न्याय, लेकिन न्याय सिर्फ कोर्ट का नहीं। बिहार में हर लेवल पे हो रहे करप्शन से लोग परेशान हो चुके हैं। लैंड रिकॉर्ड निकालने के लिए पैसे, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पैसे, राशन कार्ड के लिए पैसे, हर बात पे पैसे। मतलब हाल ऐसा है कि अगर आपको एक फॉर्म भी भरना हो तो बिना चाय पानी के कोई ऑप्शन ही नहीं है, और पिछड़े कम्युनिटीज के लिए तो ये और भी मुश्किल है। 2023 के कास्ट सेंसस को अगर देखा जाए तो 34% से ज्यादा घरों का मंथली इनकम 6000 से भी कम है। सोचिए, 6000 से भी कम में एक परिवार पूरा महीना कैसे चला सकता है? कुछ नहीं, वैसे ही गरीब है, बस घर का हालात देख कर छोड़ना पड़ा पढ़ाई। तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल जो डिमांड है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। 2025 में बिहार के लोग बिहार को सिलिकॉन वैली नहीं बनाना चाहते, वो तो बस चाहते हैं कि एक ऐसा पुल मिले उनको जो अगले बार बाढ़ में ना बहे, एक ऐसी सड़क मिले जहां पर हर 5 मिनट में गाड़ी ना अटके। सड़क का जो हालात है ना, इतना खतरनाक है कि आप चलने से ना डरेंगे। देखिए, जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं हो सकती, कुछ जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी होती है। बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो 5.2 बताया जाता है, जो सुन के लगता है कि काफी कम है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। यहाँ लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो ही कम है। इसका मतलब बिहार में आधे से ज्यादा लोग नौकरी ढूंढने ही नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग माइग्रेट कर चुके हैं, कुछ लोग अभी कॉलेज में हैं, और कुछ लोग डिग्री लेकर अभी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ युवाओं में लगभग 33-34% ही लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो कि पूरे देश में सबसे कम है। देखिए, या तो इसमें जागरूकता की कमी है या फिर पढ़ाने के लिए स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर्स की कमी है। अब बिहार की बजट को ही देखिए, अभी भी 40% सैलरीज, पेंशन और इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हर घर को एक नौकरी दिया जाएगा तो पैसा आएगा कहां से? देखिए, बिना ग्रोथ के नौकरी देना का मतलब है कि अपने ही जेब से पैसे निकाल के उड़ा देना। और इंक्रीमेंटल स्कीम्स तभी काम करेंगी जब वो ग्राउंड पर एक्चुअल लोगों तक पहुंचेंगी। तो वोटर्स को अब ये पूछना चाहिए, तो वो 1000 मंथली अलाउंस वाला जो स्कीम था वो कितने लोगों तक पहुंचा, कितने लोगों को नौकरी मिली उसके बाद, और जो ब्रिज बनाया गया वो अगली बार बाढ़ में टिका भी कि नहीं। हाँ, लिटरेसी और हेल्थ में थोड़ा इंप्रूव हुआ है बिहार पिछले 20 सालों में, मगर अगर नेशनल एवरेज को देखा जाए तो बिहार उन मामलों में भी अभी काफी पीछे। और अगर इस बार बिहार के वोटर्स ने वोट डेटा के नाम पर दिया तो शायद अगली बार बिहार का न्यूज पलायन या बाढ़ के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए लिया जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ चर्चा जारी रहे।